गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। और आप लोग की अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी। ध्यान रखिएगा कि आपका जो लॉकडाउन का सेशन है, इस सेशन में हो क्या रहा है कि आपके प्रति सरकार का कोई ध्यान नहीं है। और आप अगर अपने खुद से नहीं पढ़ेंगे तो आपको सरकार जो है कि डायरेक्टली पास तो कर देगी, पर आपके पास ज्ञान नहीं हो पाएगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि पास होने से साथ साथ जो है आपके पास भी ज्ञान का होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि आप सिर्फ पास हो जाएंगे, आपके पास कोई नॉलेज नहीं रहेंगे, तो आगे चल के अगर मानते हैं कि आपकी सरकार अगर बदलती है तो उस स्थिति में हो सकता है कि कभी स्थिति सुधरने के बाद आपका क्वालिफिकेशन खोज दिया जाए। आपके पास अगर ज्ञान नहीं होगा तो आपके साथ प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए कि सरकार अपना जहाँ पे भी जो भी काम करे, लेकिन आपको अपना जो ज्ञान है उसके पढ़ने के लिए आपको घर पे मेहनत की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। ठीक है, और ऑनलाइन से भी सभी लोग संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, तो वे लोग भी खुद से कुछ न कुछ प्रिपेयर करते रहें ताकि आपका जो अध्ययन है वो लगातार बना रहे। नहीं तो जैसे जैसे अगर आपका ध्यान छूट जाएगा तो आपके पढ़ाई से भी मन बिल्कुल उतर जाएगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि आगे चल करके जितना ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को आप जितना से ज़्यादा बना करके रखिए और आप घर पे उसकी मेहनत कीजिए। बाकी जहाँ तक बनता है हम आप लोग के साथ हैं, सपोर्ट में हैं, आप रेगुलर पढ़िए। और आज की वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं हीमोफीलिया के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा एवी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हीमोफीलिया क्या होता है, हीमोफीलिया को ब्लीडर्स रोग क्यों कहा जाता है, ये शाही परिवार के नाम से क्यों जाना जाता है, इससे सबसे पहले कब खोजा गया था, इन सभी के बारे में। तो हीमोफीलिया के बारे में अगर आपको आज बेहतर जानकारी लेनी है तो आइए आज हमारे साथ बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। और आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं, उन क्वेश्चन को भी आप हमें जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर में। तो जवाब दीजिएगा ताकि हमें लगेगा कि नहीं, आप कम से कम कुछ क्लासेस कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज आपको क्यों थोड़ा सा डिटेल्स में लेके चलेंगे और इनके बारे में। और अगर आप ज़्यादा एक्सप्लेन चाहिए तो और भी ज़्यादा आप पढ़ सकते हैं, रेगुलर कभी वीडियो बनाएंगे तो आपको बता देंगे। लेकिन अभी आपका जो बुक है, बुक्स वगैरह में इतनी ज़्यादा डिटेल्स नहीं रहती है, लेकिन फिर भी इनसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लेकर के चलते हैं आपके उस स्क्रीन पे जहाँ पे आपको सारे मटेरियल्स ऐड हैं। तो ये आपके पास देखिए, ये आपका कुछ डिफरेंसेस वगैरह हैं जो कि आपको एग्जाम में थोड़े बहुत पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये हीमोफीलिया है और हीमोफीलिया को बता दें कि इनका जो डिस्कवर है, सबसे पहले जो इनके बारे में बताए थे वो जॉन ऑटो ने बताए थे। जॉन ऑटो ने 1803 ईस्वी में इसकी हीमोफीलिया के बारे में बताया था कि हीमोफीलिया क्या है और किस प्रकार की विकृति है। ठीक है, अगर डिफिनेशन की बात करें तो आप इसे कई तरीकों से लिख सकते हैं और इसमें आप एमसीक्यू क्वेश्चन भी आप बना सकते हैं। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से भी आप यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे बात करें, और सिस्टम थोड़ी सी प्रॉब्लम है सिस्टम में आज में, तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट भी आपको करना पड़ेगा। देखिए, कहता है कि यह एक लिंग संलग्न अप्रभावी विकृति है, यानी कि लिंग संलग्न इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपको कुछ समय पहले ही बता चुके थे हम कुछ वीडियो में, पहले के वीडियो में, कि यहाँ पे जो क्रोमोसोम होते हैं, लिंग संलग्न का मतलब क्रोमोसोम दो पार्ट में बटा होता है, ऑटोसोम, एलोसोम। एलोसोम को सेक्स क्रोमोसोम या लिंग क्रोमोसोम कहा जाता है। तो लिंग क्रोमोसोम में ही एक जीन आकर के बैठता है, उस जीन के कारण ही जो है ये हीमोफीलिया नामक रोग हो जाता है। हीमोफीलिया ऐसे आपका दो पार्ट में आपको होता है, दो भागों में। एक हीमोफीलिया ए के नाम से जाना जाता है, एक हीमोफीलिया बी के नाम से। तो ए अभी इतना नहीं पूछा जाता है, पर आप नीट वगैरह की तैयारी करते हैं तो उन समय पूछा जाता है। तो आप अगर उनकी तैयारी करते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिएगा तो और इससे बेहतरीन जानकारी भी आपको देंगे। देखिए, कहता है अप्रभावी विकृति जिसमें मनुष्यों के रुधिर जमने की क्षमता खत्म हो जाती है। यानी हीमोफीलिया रोग में क्या होता है कि मनुष्य का जो रुधिर, जिसको हम ब्लड कह सकते हैं, खून कह सकते हैं, रक्त कह सकते हैं, रुधिर कह सकते हैं, अलग अलग नामों से हम लोग जानते हैं।
ठीक है। तो जो ब्लड के अंदर जो थक्का जमाने वाली जो सेल्स होती है, तो वो जो होता है आपका धीरे धीरे खत्म हो जाता है हीमोफीलिया के केस में, जिसके कारण अगर मानते हैं कि कभी कभी आपका चोट उठ लग जाता है या फिर कभी कट जाता है, तो ब्लड जो निकलना शुरू हो जाता है उसमें क्लॉटिंग क्षमता कम हो जाती है। इस वजह से ब्लड का रुक नहीं पाता है, ठीक है। इसी कारण हीमोफीलिया को हम लोग ब्लीडर्स रोग के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लीडर्स रोग के नाम से किसे जानते हैं? हीमोफीलिया को। क्यों जानते हैं? क्योंकि जब शरीर में कहीं पर भी कट छट जाता है तो आपको रक्त का थक्का नहीं बन पाता है, रक्त लगातार जो है आपके शरीर से बहता हुआ चला जाता है, जिसके कारण लास्ट में क्या होता है कि आपका खून बंद नहीं होता है और धीरे धीरे आपका ऑक्सीजन वगैरह भी कमने लगता है। तो अंततः क्या होता है कि जब ब्लड खत्म हो जाता है तो अंततः रोगी की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर सारे बात आपको जिक्र किया गया है और एक एक चीज़ को हम यहाँ पे बता रहे हैं। तो इस प्रकार के बीमारी में शरीर के किसी भी भाग में चोट लगने या कटने पर यदि रुधिर निकल जाता है, रुधिर या रक्त जिसको हम बोलते हैं या ब्लड कहते हैं, खून कहते हैं, का बहना जो है बंद नहीं होता है, ठीक है, यानी लगातार आपका निकलते रहता है। और अंततः क्या होता है कि जब खून की सारी कमी हो जाती है तो रोगी क्या होता है? मृत्यु के कगार पर पहुंच जाता है, या ये कह दें कि उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि यह रोग या दोष किसके कारण होता है, ठीक है, और ये सबसे पहले कहाँ हुई थी। इसके जो जनरली यह रोग या दोष जो है सबसे पहले रानी विक्टोरिया के परिवार में हुई थी। याद रखिएगा, यही से बात जुड़ा हुआ है रॉयल डिजीज, यानी कि हीमोफीलिया को रॉयल डिजीज के भी नाम से जाना जाता है। हीमोफीलिया को क्रिस क्रॉस फैक्टर के भी नाम से जाना जाता है, समझ गए। तो कई तरीकों के आपको यहाँ पे कहा जाता है, या एक्स लिंक्ड जो क्रोमोसोम है इसके से जुड़ा हुआ है, इस वजह से भी कहा जाता है। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि कहाँ हुआ था, कहाँ देखने को मिला था। तो रानी विक्टोरिया के परिवार में देखने को मिला था। और रानी विक्टोरिया अमीर थी, शाही घराने से, शाही का मतलब बहुत बड़े घराने से थे, इसीलिए यहाँ पर रॉयल डिजीज के भी नाम से जाना जाने लगा। जहाँ से यूरोप के कई शाही परिवारों में यह वंशानुगत कहने का मतलब जहाँ पर भी आपको बात आ जाए कि वंशा, ठीक है ना, यानी वंश का मतलब है कि पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे कि मानते हैं कि सबसे पहले हमारे दादा परदादा रहे होंगे, फिर उनसे संतानें हुई हमारे बाबा कहलाए, बाबा से भी संतानें हमारे पिताजी, पिताजी से जैसे हम लोग हैं, हमारे भी आगे चल के संतानें होगी, उनके भी आगे चल के संतान होगी। तो ये वंशागत एक पीढ़ी है। इसी पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हो गया कि आपकी रानी विक्टोरिया के द्वारा जो है ये पीढ़ी दर पीढ़ी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में चलता जाने लगा। और ध्यान रखिएगा कि यदि हीमोफीलिया का जो काउजेज है यदि वो फीमेल है, क्योंकि हमेशा इस रोग को फैलाने का काम मादा ही करती है, स्त्री ही करती है, ठीक है। नर इस स्थिति में रोगी होता है। और हीमोफीलिया का जो जीन होता है वो एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होता है। मनुष्य में, नर में एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, इस वजह से नर हमेशा रोगी होता है। और नर जो हैं वो काउच करेंगे गर्ल्स के ऊपर, जबकि फीमेल जो होते हैं वो काउच करते हैं सन के ऊपर। यानी कि जो नर होते हैं वो आपके लड़की पे काउच करेंगे, रोगी बनाएंगे, वाहक बनाएंगे, और जो स्त्री होती है वो अपने लड़के को जो है रोग का कारण बनाते हैं। तो इस बात को समझ में आ गया होगा। तो ध्यान रखिएगा, वंशानुगत का मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये ट्रांसफर होता जाता है। अब इसका कारण क्या हो जाता है हीमोफीलिया होने का कारण, तो ये भी जानिएगा। इस बीमारी का कारण है कि रुधिर में पाए जाने वाला एक कारक, यानी कि रक्त के अंदर एक कारक पाया जाता है जिसे हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। उस प्लाज्मा के अंदर आपको थ्रोम्बोप्लास्टिन, यानी कि थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक एक प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन की वहाँ पे कमी दिखाई देती है, यानी कि वहाँ पर उस प्रोटीन का अनुपस्थिति हो जाता है। इसी अनुपस्थिति के कारण आपको ये रोग जो है उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि थ्रोम्बोप्लास्टिन ही जो है जो रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि इस प्रकार के प्रोटीन संश्लेषण करने वाले जीन आपको कहाँ मिलेंगे, ध्यान रखिएगा, एक्स लिंग क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। यानी कि जो ये आपका जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है, ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन संश्लेषण करने वाला जो जीन होता है कहाँ पाया जाता है, एक्स लिंग क्रोमोसोम पर, जो कि हमने पीछे ही आपको
बताया था। इसके बाद यहाँ पर कहा जाता है जिसमें स्त्रियां सामान्य रूप से इस रोग का वाहक होती है। याद रखिएगा, वाहक का मतलब जिसको हम वेक्टर कहते हैं, वेक्टर का मतलब होता है फैलाने वाला, यानी कि वो देखने में तो बिल्कुल सामान्य है, नॉर्मल है, लेकिन वह रोग का वाहक है, यानी एक शरीर से दूसरे शरीर में जो पहुंचने का कार्य करती है, यहाँ पर फीमेल के द्वारा ही होता है। तो वाहक समझ रहे होंगे, एक अथी से, एक जीव से दूसरे जीव में या एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैलाने का जो काम करती है वो हमेशा वाहक करती है। ठीक है, वाहक होती है एवं उनका जीवन सामान्य होता है, यानी कि देखने में ऐसा नहीं कुछ भी नहीं लगता है, उनका जीवन जो है बिल्कुल सामान्य होता है। स्त्रियों में यह दोहरी अप्रभाविता के कारण या अप्रभाविता की स्थिति में दिखाई पड़ती है। ठीक है, स्त्रियों में या दोहरी अप्रभाविता की स्थिति में दिखाई पड़ती है जब दोनों एक्स क्रोमोसोम पर अगर हीमोफीलिया के जीन प्रेजेंट हो गए। यदि दोनों एक्स क्रोमोसोम, क्योंकि फीमेल में एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है, यदि दोनों एक्स क्रोमोसोम के ऊपर में यह जीन प्रेजेंट हो गया तो दोहरी अप्रभाविता की स्थिति में जो फीमेल होती है वो रोगी होती है, जबकि एक एक्स क्रोमोसोम जीन पर यदि ये स्थिति होगी तो वो वाहक का कार्य करेगी, यानी रोग को फैलाने का कार्य करती है। फिर कहता है कि हीमोफिलिक मादा भ्रूण की मृत्यु जन्म से पहले हो जाती है, यानी कि हीमोफिलिक जो अगर मादा होती है, अगर गर्ल्स होने की स्थिति होती है तो अधिकांशता में देखा जाता है कि उनकी मृत्यु लगभग जन्म पा जाती है, जबकि लड़कनों का नॉर्मल समान होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट आपको बात करने वाले हैं, इसके साथ साथ कुछ MCQ क्वेश्चन भी आपको दिए जाएंगे। तो नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर इससे कुछ MCQ क्वेश्चन भी बन जाएंगे। थोड़ा सा सिस्टम में स्लो चल रहा तो एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर हीमोफीलिया को याद रखिएगा, हीमोफीलिया को शाही बीमारी के भी नाम से जाना जाता है। आपको पहले ही बताया थे, हीमोफीलिया को ब्रेयर्स रोग भी कहते हैं, हीमोफीलिया को क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस भी में कहा जाता है, हीमोफीलिया को रॉयल डिजीज के नाम से भी जाना जाता है, कई नामों से इसको जाना जाता है। ठीक है, हीमोफीलिया जनरली दो वर्ड से मिलकर बनता है, एक आपका हीमो जो कि ब्लड से रिलेटेड है, एक है फिलिया जो कि आपका संचरण है, जो फैलाने वाला है। देखिए यहाँ पर कहा जाता है हीमोफीलिया को शाही बीमारी के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, देखिए सारी चीज़ आपको लिखा हुआ है, आप इसे स्क्रीनशॉट करके या तो जैसे जैसे समझा रहे हैं उसके अनुसार भी आप इसे लिख सकते हैं, क्योंकि यह सबसे पहले शाही परिवार, यानी कि अर्थात शाही मतलब याद रखिएगा बड़े घराने के परिवार लोग, शाही परिवार अर्थात रानी विक्टोरिया के परिवार में ही हुआ था, जिसका वाहक स्वयं रानी विक्टोरिया थी। यानी कि अब रानी विक्टोरिया कौन है, हर लोग जानते होंगे कि इंग्लैंड की जो महारानी थी वो रानी विक्टोरिया ही थी, जिनसे झांसी की रानी की लड़ाई भी चली थी। तो रानी विक्टोरिया थी। ठीक है, इस रोग को हम लोग क्या कहते हैं, इसे क्रिस क्रॉस रोग भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा इन सभी नामों को, बेटा एक एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर हर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, तो सारी चीज़ को आप एक कर समझिएगा। अगर आपको कहीं पर लगता है संदेह कोई किसी चीज़ का या तो गलत ऐसा हो जाता है तो आप ज़रूर हमें कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो इसे क्रिस क्रॉस के नाम से भी जाना जाता है। इस बीमारी में क्रोमोसोम में ही गड़बड़ी हो जाती है, यानी कि क्रोमोसोम में क्या होता है कि एक क्रोमोसोम की जो लेंथ होती है उस लेंथ पर हीमोफीलिया के जीन प्रेजेंट हो जाते हैं। ठीक है, जिसके कारण आपको यह थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक जो है कि आपको प्रोटीन बन नहीं पाता है सही से, और ब्लड का थक्काव जमाने में मदद नहीं कर पाता है। कहा जाता है हीमोफीलिया को क्रिसमस फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है। देखिए यहाँ पर एक नई बात भी आ गई, हीमोफीलिया को हम लोग क्रिसमस फैक्टर के भी नाम से जानते हैं। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि यह जर्मन के एक व्यक्ति थे। ठीक है ना, जर्मन के एक व्यक्ति थे जिनमें 25 दिसंबर को यानी कि क्रिसमस डे के दिन देखा गया था। यानी कि 25 दिसंबर को कौन सा दिन होता है, क्रिसमस डे। उसी क्रिसमस डे के दिन में जो है
इनको देखा गया था। इसी वजह से इन्हें हीमोफीलिया को क्रिसमस फैक्टर के भी नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन आपको कहीं से भी आ सकता है, क्रिसमस फैक्टर के नाम से किसे जाना जाता है, कब देखा गया था, या फिर क्रिस क्रॉस डिजीज किसे कहा जाता है, हीमोफीलिया किसे कहते हैं, ब्रीडर्स रोग किसे कहते हैं, कई अलग अलग ढंगों से पूछा जाएगा। इसका क्वेश्चन हम लास्ट में आपको देंगे, उन क्वेश्चन को आप बना के बताइएगा। इसके बाद है ये सारे एमसीक्यू में भी आपको आ जाएंगे। यह बीमारी वंशानुगत अर्थात आगे से आगे पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचते रहते, कहीं कहीं पर लिखावट में मिस्टेक रहता है, तो हम यहाँ पे सब चीज़ सही बताएंगे, उसमें आप मेंटेन कर लीजिएगा। यह आगे से आगे पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचते रहते हैं, और पीढ़ी दर पीढ़ी भी हम बता चुके हैं कि क्या होता है कि एक वंश से दूसरा वंश में ट्रांसफर होते जाना। इसके बाद क्या होता है कि इस बीमारी के होने से हमारे शरीर में प्लेटलेट्स का निर्माण कम हो जाता है। प्लेटलेट्स किसका भाग है, तो प्लेटलेट्स आपको ब्लड के अंदर ही पाए जाने वाले एक पार्टिकल्स है, एक तत्व है जिसको हम लोग प्लेटलेट्स कहते हैं। डेंगू वगैरह भी होता है तो क्या होता है कि इसी प्लेटलेट्स का जो है निर्माण कम हो जाता है, यानी धीरे धीरे एक खपत होना शुरू हो जाता है डेंगू में, और धीरे धीरे स्थिति एकदम डेंजरस पोजीशन में पहुंच जाता है। यानी जैसे ही अगर आपका प्लेटलेट्स 80,000 से कम आ जाता है तो आप तुरंत उसको जांच करवाएं, ठीक है, या बंद हो जाता है, ठीक है, यानी कि निर्माण या तो कम हो जाता है या तो एकदम बंद ही हो जाता है, जिसके कारण रक्त का थक्का नहीं जम पाता है, ठीक है ना। ध्यान इस सारी बातों को एक एक पॉइंट याद रखिएगा, क्योंकि जिसके कारण आपको रक्त का थक्का नहीं जम पाता है। यदि किसी मनुष्य को चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं जम पाता, और यदि किसी मनुष्य को चोट उठ लग जाता है या फिर कहीं पर कट छट जाता है, अगर मानते ब्लड उड लग गया या किसी तरह से चिरा गया, तो उनका जल्दी ब्लड रुकने का नाम ही नहीं लेता है। इसके बाद है जिसके कारण खून की कमी हो जाती है और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन भी रुक जाता है और रोगी की मृत्यु हो जाती है। हीमोफीलिया को 2 प्रकार के होते हैं, हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी के नाम से हम लोग इसे जानते हैं, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, धीरे धीरे बताने का मतलब ऐसा नहीं है कि आपको इसको समझाने में अथी है, आपको धीरे धीरे बताने का मतलब है कि आप इसे लिख भी सकते हैं और बिल्कुल इसे समझ भी सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन की मदद से। इससे पहले हमने कुछ आपको बता दिया था, अब यहाँ पर देखिए हीमोफीलिया से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, इससे पहले हमें क्वेश्चन बनाने से पहले ये बातें को ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए नॉर्मल मेल, यानी नॉर्मल मेल में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, एक्स और वाई, ठीक है, याद रखिएगा। नॉर्मल मेल में जो गुणसूत्र होते हैं सामान्य मनुष्य में वो एक्स और वाई होते हैं, वही अगर फीमेल सामान्य मादा हैं तो उनमें एक्स और एक्स होते हैं। लेकिन अगर मानते हैं डिजीज मेल हैं, फीमेल हैं, डिजीज का मतलब यहाँ पे है, यहाँ पर देखिए एक थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर दोनों एक्स के ऊपर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक ही एक्स के ऊपर यहाँ पर हीमोफीलिया का जीन प्रेजेंट है। हीमोफीलिया से ही रिलेटेड है आपका वर्णांधता, जिसको हम कलर ब्लाइंडनेस के नाम से जानते हैं दोस्तों। नाइट ब्लाइंडनेस आपका अलग है और कलर ब्लाइंडनेस आपका अलग है, तो वर्णांधता भी इसी तरह से। तो याद रखिएगा यहाँ पर एक्स के ऊपर एच जीन प्रेजेंट है, यहाँ पर भी एच प्रेजेंट है, और वर्णांधता कलर ब्लाइंडनेस में एक्स के ऊपर सी होता है, हीमोफीलिया में एक्स के ऊपर एच होता है। क्यों? क्योंकि जिससे नाम से शुरू होता है उसी पे रखा गया है। इसके बाद डिजीज मेल, यानी कि अगर एक्स ही एच क्रोमोसोम पर यदि यह रोग है तो यह आपका रोगी हो गया। वेक्टर फीमेल, वेक्टर का मतलब वाहक, देखिए ये रियल है आपका, यहाँ पे बस थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर भी एक एच आपका आ जाएगा, ठीक है ना, ताकि ये आपका रोगी हो जाएगी। अब यहाँ क्वेश्चन कहता है कि यदि एक सामान्य पुरुष की शादी, यानी कि सामान्य पुरुष कह रहा है, तो पुरुष यानी कि मेल, तो सामान्य मेल में क्या होता है एक्स और वाई, देखिए यहाँ पर एक्स और वाई। इसके बाद शादी जो होती है यानी कि विवाह होती है एक हीमोफिलिक वाहक स्त्री। हीमोफिलिक वाहक स्त्री का मतलब होता है कि वह जो है आपका यहाँ पे रोगी है। थोड़ा सा यहाँ पर भी मिस्टेक है, इसको थोड़ा सा सुधार लेते हैं।
तो यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे दोनों डिजीज होगी, तो अगर मादा वाहक वेक्टर का कार्य करेगी तो यहाँ पे इस तरह का जीन, तो देखिए यहाँ पर हीमोफिलिक वाहक है क्वेश्चन में, इस वजह से वाहक स्त्री का मतलब वेक्टर फीमेल, यानी इनसे हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा इन सामान्य मनुष्य हैं जबकि ये वाहक मादा है। अब इनके बीच यदि क्रॉस करवाते हैं तो क्रॉस करवाने के बाद देखिएगा कि किस प्रकार का आपका चिल्ड्रन होगा, चाइल्ड होगा। तो आपको क्रॉस करवाने के लिए आपको पहले भी बताया हुआ है कि आपको पहले भी किस तरीक़ों से हमने बताया है, ठीक है। थोड़ी सी सिस्टम आपका प्रॉब्लम है, इस वजह से आज एडजस्ट आपको करना पड़ेगा। तो इसको आप याद से थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। ये पांचों चीज़ एकदम कंफर्म यदि आप कर लीजिएगा तो आपको इससे रिलेटेड कहीं पर भी क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं होगी। तो ये तो आप ऑलरेडी जानते ही होंगे। इसके बारे में आप क्रॉस करवाते हैं। देखिए ये नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम है जबकि ये हीमोफिलिक है। अगर इनके बीच क्रॉस करवाते हैं तो आपको वेक्टर आएगी, क्योंकि यहाँ पे एक्स हीमोफिलिया के जीन प्रेजेंट हैं, इस वजह से, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम बाई से इस एक्स के साथ क्रोमोसोम से करवाते हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि हीमोफिलिया के एक जीन प्रेजेंट है और ए नॉर्मल बाई है। तो ये ध्यान रखिएगा कि एक एच होने के कारण ए वेक्टर होगी, वाहक होगी। लेकिन यदि यहाँ पर, और पहले भी हमने बताया था कि यदि पुरुष में रोगी हैं तो लड़की पे डिजीज करेंगे, और यदि मादा आपके रोगी हैं तो लड़के पे रोगी बनाएंगे, लड़के को रोगी बनाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसे क्रॉस कर रहे हैं। क्रॉस करवाने के बाद आप इसे देख सकते हैं कि ये जो है कि सामान्य यहाँ पे लड़की प्राप्त हुई, और इस स्थिति में, और मेंडल साहब ये सारे मेंडेलियन रोग के अंतर्गत आते हैं। मेंडेलियन रोग के अंतर्गत आपको कई सारे रोग हैं, जैसे वर्णांधता है, आपका ये हेमोफीलिया है, थैलेसीमिया है, फिनाइलकीटोनुरिया है, इत्यादि कई सारे जो रोग हैं, सिकल सेल एनीमिया है, ये सारे मेंडेलियन रोग के अंतर्गत आते हैं। तो इन सभी को हम यहाँ पर एक एक कर यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो याद रखिएगा A1 पीढ़ी और मेंडल साहब के बारे में भी हम एक एक चीज़ सारी चीज़ बताएंगे, लेकिन अभी उसकी आवश्यकता नहीं है। अभी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी चीज़ों को हम एक एक कर जिक्र कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा A1 पीढ़ी में जन्म लेने वाली लड़कियाँ अगर देखा जाए तो सामान्य की बात करें जिसमें 50% लड़के सामान्य और 50% लड़कियाँ सामान्य हैं, ठीक है। अगर मानते हैं कि यह अगर रोगी होता, नर रोगी होता, तो इस स्थिति में क्या होता, कुछ अलग हो जाता। तो याद रखिएगा अगर रोग की बात करें तो 50% मादा वाहक, क्योंकि यह देखिए वाहक है जबकि नर यहाँ पर रोगी है। नर रोग फैलाने का काम कौन करता है, याद रखिएगा हमेशा मादा करती है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन अब हम देखते हैं। कहता है एक सामान्य स्त्री की शादी एक हीमोफिलिक पुरुष से होती है। और सामान्य स्त्री कौन हो गए, तो समान यहाँ पर ये देखिए नॉर्मल फीमेल, दोनों एक्स क्रोमोसोम नॉर्मल है आपका, और यहाँ पर हीमोफिलिक पुरुष, हीमोफिलिक वाहक नहीं, ये भी याद रखिएगा, हीमोफिलिक वाहक और हीमोफिलिक पुरुष में अंतर है। हीमोफिलिक का मतलब रोग से ग्रसित है, जबकि हीमोफिलिक वाहक है तो रोग से ग्रसित नहीं है, लेकिन वो वाहक है, फैलाने का कार्य करेगी। अब इनके बीच यदि हम क्रॉस करवाते हैं तो यहाँ पर क्रॉस करवाने पर क्या मिल जाएगा, तो देखिए ये यहाँ पर क्या है कि पुरुष यहाँ पर रोगी हैं तो ये लड़की को यहाँ पर रोगी बनाएंगे, वाहक बनाएंगे। लेकिन यदि मादा रहेगी तो सन पे, लड़के पर, और यदि नर हैं तो लड़की पर। अपोजिट होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आप इसको क्रॉस करवाने के लिए आप पीछे की वीडियो से देखिएगा तो बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। एच का मतलब है हीमोफीलिया का जीन यहाँ पर प्रेजेंट है, इस वजह से। और इन 3D एनिमेशन के माध्यम से आपको एक एक करके क्रॉस भी दिखा रहे हैं। हो सकता है आप भी एक एक करके अगर क्रॉस करके देखेंगे तो बिल्कुल इजी तरीक़ों से आ जाएगा। नीचे में लिखा हुआ है सारे चीज़ ऑलरेडी पहले से इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि आज सिस्टम प्रॉब्लम है इस वजह से, लेकिन आपको समझने में कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर वेक्टर, नॉर्मल सन, वेक्टर और नॉर्मल सन, ठीक है। तो यहाँ पर कितने सन अगर नॉर्मल देखा गया तो नॉर्मल नॉर्मल, यानी कि लड़के यहाँ पर रोगी नहीं हैं। रोगी कौन हुए, लड़कियाँ, यानी वाहक का कार्य कौन करेंगे, लड़कियाँ लोग।
तो आपको बस क्वेश्चन बनाना है और इस तरीक़ों से आपको बस लिख देना है एग्ज़ाम में कि इस तरीके से कि हीमोफीलिया के जो जीन प्रेजेंट होते हैं वो एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं और एपन पीढ़ी में जब हमने क्रॉस करवाया तो ना, ये भी ध्यान रखिएगा क्वेश्चन कि कौन रोगी है, कौन वाहक है, ठीक है, कौन सामान्य है, इसके ऊपर भी। तो एपन पीढ़ी में 50% लड़के सामान्य प्रतिशत दिखाई दिया, जबकि लड़कियां रोग का वाहक होती है। अर्थात दोनों परिस्थितियों में लड़कियां रोग का वाहक होती है तो परंतु सामान्य दिखाई पड़ती है ना। यानी कि दोनों स्थिति में अगर हमें मादा भी वाहक देखा तो लड़की वाहक हो गई, और यदि नर को भी हमने देखा तो यहाँ पर मादा ही वाहक हो गए। दोनों स्थिति में कौन दिखाई पड़े, मादा ही वाहक दिखाई पड़े। ऐसा अप्रभावी हीमोफिलिक क्रोमोसोम के साथ प्रभावी एवं सामान्य एक्स क्रोमोसोम के मौजूद होने के कारण होता है। यानी एक आपका प्रभावी क्रोमोसोम और एक आपका नॉर्मल क्रोमोसोम, इस वजह से एवैक्टर होते हैं। ठीक है, तो आपने इसके बारे में देखा। अब इसके साथ साथ आपको और भी कुछ क्वेश्चन देंगे, उन क्वेश्चन को एक एक आपको देखना है। अब इसके बाद आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं, इन क्वेश्चंस को भी आपको यहाँ पे बनाइएगा और देखिएगा बनता है कि नहीं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ चुके हैं, इसी वजह से हमने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन को दिया है। तो वीडियो समझने में थोड़ा सा तो लॉन्ग होगा ही, लेकिन आपको समझना चाहिए। ठीक है, देखिए कहता है कि यदि एक पहला क्वेश्चन है कि यदि एक हीमोफिलिक स्त्री की शादी एक हीमोफिलिक पुरुष से हो जाती है, यानी कि यहाँ पर दोनों रोगी है, तो एपन पीढ़ी में इनके द्वारा जो संतान उत्पन्न होंगे कैसा होगा, आपको लिख देना है। इसके बाद यदि एक हीमोफिलिक स्त्री की शादी एक हीमोफिलिक पुरुष से होती है, ये तो सेम क्वेश्चन आपको शायद रिपीट हो गए होंगे। नेक्स्ट है आपका कि हीमोफीलिया को ब्लीडर्स रोग क्यों कहा जाता है। ठीक है, इसके बारे में भी हमने बता दिया है, आपको बताना है। किस बीमारी को क्रिसमस फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है, आपको इस नाम से भी आ सकता है। हीमोफीलिया के बारे में कब और किसने बताया था, किसने डिस्कवर किया था, ये आपको बताना है। फिर हीमोफीलिया में कौन रोग का वाहक और कौन रोगी होता है, ये भी बताना है कि वाहक का कार्य कौन करते हैं, यानी फैलाने का कार्य कौन करते हैं, और रोगी कौन होते हैं। इसमें हीमोफीलिया का जीन किस गुणसूत्र पर पाए जाते हैं, ठीक है, आपको ये भी बताना है। अगर ये सारे क्वेश्चंस का आपने जवाब दे दिया तो समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। हीमोफीलिया कितने प्रकार के होते हैं जनरल आपको पता हो गया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, और आगे के धीरे धीरे आपको वीडियो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको एक एक करके सारे चीज़ डिस्कस करते रहेंगे। बस आप भी थोड़ा थोड़ा हमारे साथ डिस्कस करते रहें। ठीक है, थैंक यू। तो आप लोग मन लगाइए, पढ़िए और क्वेश्चंस का जवाब दीजिए, बनाने की कोशिश कीजिए, आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। और थोड़ा बहुत लेट होगा और थोड़ा बहुत सिस्टम में भी प्रॉब्लम होती है, इस वजह से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसे भी थोड़ा सा मैनेज करके चलिएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद।